Hello all of you and welcome to one more video. Guys, this video is about mains preparation. Why mains preparation is important, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए और कैसे आपने आगे मूव करना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके तो सबसे पहले ये जान लेते हैं वाई मेंस प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ये क्यों करना है आपको, ठीक है, या फिर किसने मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए. तो गाइज मैं आपको एक बॉटम लाइन बता दूँ, आपको इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली पहली चीज़ तो आपको ESE मेंस देना है. एंड जिनका ESE मेंस नहीं हुआ है या फिर जिनका प्री नहीं हुआ है उनको गेट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, SSC JEE के प्रिपरेशन में भी होगा. इवन सिविल सर्विसेज का जो मेंस होता है जिसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल, इन तीनों में से अगर होगा तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. कंसेप्ट इससे आपको क्लियर होंगे एंड आपका प्रिपरेशन एक तरीके से कंप्लीट होता है. इसका क्या मतलब है, देखो जनरली ESE प्री होने के वजह से आप क्या करते हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रिपरेशन करते हो. तो आप ये सोचते नहीं हो कि मुझे ऑब्जेक्टिव के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव का जो प्रिपरेशन होता है गाइस, वो बहुत ही टाइम को मिनिमाइज़ करने वाला प्रिपरेशन होता है. मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आंसर पर टिक करो एंड आगे बढ़ो, ऐसे वाला प्रिपरेशन होता है. ऐसे वाला प्रिपरेशन होता है. इसमें ज़्यादा कंसेप्ट भी इन्वॉल्व नहीं होता या फिर ज़्यादा आप इसमें लर्निंग नहीं लेते. आप सिर्फ यही सोचते हो कि मैं कैसे ज़्यादा क्वेश्चन सही से सॉल्व करूं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मुझे याद रहे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले मुझे याद रहे. लेकिन जब आप मेंस का प्रिपरेशन करते हो तब आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करते हो एंड इससे आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होता है. तो प्रॉब्लम क्या होता है, ESE का प्री का जब भी आप प्रिपरेशन करोगे या फिर किसी भी ऐसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व है, तो इसके वजह से आपका ये जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है या फिर कन्वेंशनल टेक्निक है ये छूट जाती है. तो मेंस का प्रिपरेशन आपको इसी में एक स्टेप अप देगा कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी समझ आएगी, इससे आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होगा. तो अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी से मेंस का पढ़ना चाहिए. क्योंकि इससे होगा क्या, देखो गेट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते. एक छोटी सी चीज़ अगर मैं बता दूं कि मेंस के जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो गेट में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ठीक है, ये लेवल होता है गेट का. 65 क्वेश्चंस में से आप 10 क्वेश्चंस तो ऐसे ढूंढोगे जो मेंस में पूछे जाएंगे, उस लेवल के क्वेश्चन आपको गेट में दिए जाते हैं. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग प्री का प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए से ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच रखते हैं एंड इसी अप्रोच से हम लोग गेट भी दे देते हैं. एंड यही रीज़न है कि क्यों गेट में हम लोग जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं कर पाते. तो यही बेनिफिट है मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए कि आप CSE ESE दोनों की मेंस के लिए रेडी होते हो, आप गेट एग्जामिनेशन के लिए रेडी होते हो, SSC की JEE या फिर SSC JEE मेंस या फिर प्री दोनों के लिए रेडी होते हो. एंड सबसे अच्छी चीज़ मतलब आपके कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं एंड आपकी प्रिपरेशन में एक कंप्लीटनेस आ जाती है. ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच ही पता है, अगर बड़ा कोई न्यूमेरिकल्स आ गए तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. ये सब चीज़ें नहीं होती. आपका प्रिपरेशन कंप्लीट तभी होता है जब आप मेन से स्टार्ट करते हो. ओके चलो, ये सब चीज़ें, इतनी सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये स्कोर था मेरा मेंस का. तो आउट ऑफ 300 214 एंड आउट ऑफ 300 204. इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो आप देख सकते हो कि पूरा जो मेरा 793 स्कोर आया, इसमें से 418 तो मेंस ही दे गया. इसीलिए मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नॉट इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में भी मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ ये जो आपके टेक्निकल पेपर्स होते हैं इनमें आपको भर भर के मार्क्स लाने ज़रूरी है, वही आपका सिलेक्शन गारंटी करता है. ये तो एक तरीके से सिर्फ क्वालिफायर होता है कि आपको क्वालिफाई करना है, आपको मार्क्स लेने हैं. रियल स्कोरिंग या फिर रियल रैंक जो होता है ना, रियल रैंक, ये आपको कभी भी मेंस ही देगा. हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो इतनी सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ. अभी ये भी बता देता हूँ कि प्रिपेयर करना कैसे. ठीक है, एकदम ही डिटेल एनालिसिस है ये, डोंट वरी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आपको यहाँ से जो चीज़ें पता चलेंगी शायद ये कोई और ना बताए. मूविंग ऑन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस. तो सबसे पहले तो आपको जो ये प्रिपरेशन फेज़ का जो बेस है ये सेट करना है 45 डेज़ का. कोई जल्दी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ी में नहीं रहना है कि मुझे जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना है. चलो मैं अगर अज्यूम करता हूँ कि आपके पास 90 डेज़ का टाइम है, तो इसमें से 45 डेज़ तो आप सिर्फ और सिर्फ
इस बेसिक प्रिपरेशन को दे सकते हो। इसमें आप सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, आप रैपिड फायर मोड में नहीं रहोगे या फिर आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं रहोगे, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे। स्टार्ट करो कि आप मेजर सब्जेक्ट्स को ही पहले पहले ख़त्म कर दो। जैसे एग्जांपल अगर दोगे, चलो मैकेनिकल का एग्जांपल देता हूँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इवन जो आपका सिविल है उसमें भी यही सब्जेक्ट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, FM, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत बड़े बड़े, थ्योरी ऑफ मशीन, बहुत से सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि आपके ब्रांच में बड़े सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट कैरी करते हैं। इन सब्जेक्ट को आप पहले ख़त्म कर दो, मतलब आपका मेजर बर्डन जो है वो हट जाता है। टाइम फ्रेम होगा 5 दिन, मतलब आपको ये 2 सब्जेक्ट्स को 5 दिन में ख़त्म करना है। इसमें आप पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एंड थियरी को सिर्फ रीड करोगे। थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमेरिकल्स जो है आपको सॉल्विंग टेक्निक बताएंगे, ठीक है। थियरी को सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ो भाई। पढ़ने से क्या होगा, आपको पता चलेगा हाँ ठीक है इस कंसेप्ट में ये होता है, उस कंसेप्ट में वो होता है, क्योंकि आपके पास 90 दिन है एग्जाम के लिए। या फिर अगर आप अगले साल के मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगले साल की प्री के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, देन ऑल्सो आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पैरेलली करते रहो। इसमें थियरी को सिर्फ आप क्या करोगे, पढ़ोगे, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम तो बहुत दूर है। अभी से रट्टा मारना स्टार्ट करोगे तो भूल जाओगे, रट्टा मारना भी नहीं है इनफैक्ट। चलो कंप्लीट करना है ये 45 डेज़ में, मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास ऑलमोस्ट 5 डेज़ में 2 सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो 45 डेज़ में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। 5 डेज़ एक मैंने रफ एस्टिमेट बताया है। बहुत से सब्जेक्ट जो है वो 1-2 दिन में भी खत्म हो जाएंगे, बहुत से सब्जेक्ट शायद 5 से ज़्यादा दिन ले ले, डोंट वरी। लेकिन हमें ये पता चलेगा कि ब्रॉडर मार्जिन में, या फिर हमें ये ध्यान में रखना है कि ब्रॉडर मार्जिन में आपको 45 डेज़ में इस सब्जेक्ट को क्या करना है, इन सारी सब्जेक्ट को खत्म करना है। ओके, नाउ रेफ़र क्या करना है, आपने बता तो दिया कि पढ़ना है, लेकिन रेफ़र क्या करूँ? बहुत जगह पे ये बहुत कन्फ्यूजन है। 10 चीज़ों पे आपको 10 जगह आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे एंड इन सब नोट्स से आदमी कंफ्यूज होता है। तो मैंने सिर्फ 4 ही आपको सोर्सेज बताए हैं। ESE मेंस के नोट्स, रेफरेंस बुक, ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 4 सोर्स। इसके आगे आप कहीं भी मत जाओ। डिस्कस करते हैं ESE मेंस के नोट्स क्या हैं। तो जो भी कोचिंग क्लासेस हैं, बहुत से कोचिंग क्लासेस है यार, मेडिजी है, ESE है, अनअकैडमी है, वगैरह वगैरह, इतने सारे हो चुके हैं। आपको जो भी पसंद है, जहाँ का भी डेटा आपको रिलायबल लगता है वो उठाओ। मेरे तरफ से कोई सजेशन नहीं है। मूविंग ऑन, तो आपने उन नोट्स को उठाया। अभी ये नोट्स है क्या, ये नोट्स हैं आपके हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। जो भी जिस भी बंदे ने उस पर्टिकुलर कोचिंग क्लास में पढ़ा होगा, उसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपने कहीं से जेरोक्स कर लेने हैं या फिर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं या फिर जो बुक फॉर्मेट में होते हैं वो कुछ काम के नहीं, वो तो आपको रेफरेंस बुक में भी मिल ही जाएगा यार। तो उसके लिए पैसे वेस्ट मत करो। जो क्लासेस में उन पढ़ाए हैं बच्चों ने, जो लिख लिया है वो नोट्स, उनसे आपको क्या पता चलेगा कि आपका कितना डेप्थ तक आपको स्टडी करना है, ठीक है, और कौन कौन से कंसेप्ट टच करने हैं। जो उन प्रोफेसर ने नहीं पढ़ा है उसको आप छोड़ दो यार, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो प्रोफेसर है वो इतनी रिसर्च करके सब कुछ पढ़ाते हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अगर वो कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, मतलब यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, ओके। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलती है कि यहाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, सिंपल। रेफरेंस बुक आते हैं, ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। अगेन बहुत से नॉमिनेटेड जो है आपके इंस्टीट्यूट्स है, मेडिजी, ESE वगैरह वगैरह जो भी है, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप वहाँ से ले लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, सिर्फ क्वेश्चंस का कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली सेम जो क्लासेस है वो आपको सिविल सर्विसेज का भी देंगे। इसमें मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, बिकॉज अगेन वो प्रीवियस ईयर है यार, वो तो सेम ही रहेंगे सब जगह पे। ये 4 मटेरियल जो है वो आपको यूज़ करना है, इसके अलावा किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। कौन से सोर्स से आपको क्या पढ़ना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये सभी चीज़ें जो आपकी पहले 45 डेज़ में चल रही है, उसके बाद क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगा, डोंट वरी। चलो ESE मेंस का जो नोट्स होंगी उसमें से क्या करोगे यार, लर्न कंसेप्ट विच यू लेफ्ट इन ESE प्री एंड गेट। तो जब प्री पढ़ रहे थे या फिर गेट पढ़ रहे थे तब बहुत से कंसेप्ट हम लोग छोड़ देते हैं, उन्हें फिर से पढ़ो। या फिर मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ सभी चीज़ें, आपके पास 5 दिन है, 2 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 2.5 दिन है 2 सब्जेक्ट के लिए। सभी चीज़ें एक बार फिर से समझ लो, सभी चीज़ों का एक बार फिर से रिवीजन अच्छे से कर लो, इन डेप्थ रिवीजन, टेंशन नहीं, ओके। तो जो आपने छोड़ी थी वो तो ठीक है, अगर ऑप्शनल है तो वो आप कर लो, बट मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि सभी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं मेंस में, तो ये जो डेरिवेशंस हैं इन्हें आपने समझना है, रट्टा नहीं मारना है प्लीज़। आपके पास बहुत टाइम है, समझना है यार, समझो, ठीक है। या फिर उसकी जो की स्टेप है उसको याद रखो, दैट्स इट। अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट फ्रॉम स्टार्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लीज़ ये मत सोचो कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था
या अभी पढ़ूंगा क्यों? ठीक है भाई, आपके पास टाइम है, पढ़ो। नॉलेज इज़ हाईली वोलाटाइल, प्लीज़ उसे वोलाटाइल मत होने दो, पढ़ते रहो। मतलब आपको जो भी कंसेप्ट गलती से अगर छूट जाएगा तो वो आपका ब्रश अप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम है। हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, धीरे धीरे ये सब चीज़ें जैसे जैसे फास्ट होंगी आपके पास वक्त नहीं रहेगा। ओके, इफ़ नॉट क्लियर अंडरस्टैंड इट फ्रॉम सम अदर सोर्स। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस मेंस के नोट से या फिर आपने जो सीखा था, जिस प्रोफेसर से सीखा था, उससे भी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप किसी और सोर्स पे जाओ। आपके पास यूट्यूब पे हज़ारों टीचर पड़े हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री में लर्निंग्स मिल जाएंगी, रेफरेंस बुक है, सब कुछ पढ़ो। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेबस का कवरेज करना। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दो जिससे मेरा अच्छा रैंक आ जाए। भाई ऐसे नहीं होता, आपको 100% सिलेबस करना है। पहले ही अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है ये 2 सब्जेक्ट में छोड़ देता हूँ, बाकी 14 सब्जेक्ट्स मेरा झेल जाएंगे, तो ऐसा मत करो प्लीज़। सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का ट्राई करो। हाँ, कोई कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ आ रहा, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो गया तो छोड़ दो, बट ट्राई करो कि आप 100% सिलेबस को कवर करेंगे। आपको क्या समझना है? अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ है वो समझना है। न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। सिर्फ न्यूमेरिकल दिखा सॉल्व करने लग गए, या फिर न्यूमेरिकल दिखा उसे याद करके हाँ इसके बाद ये है उसके बाद, ऐसा नहीं करना है। एबिलिटी डेवलप करनी है, क्योंकि यही एबिलिटी आपको ईएसई मेंस में या सीएसई मेंस में भी हेल्प करेगी। ओके, एंड मैं ये प्री अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सभी फॉर्मूले जो है याद है, क्योंकि प्री दे दिए मतलब सभी फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है। गेट भी हो गए तो ऑल दोज फॉर्मूले आपको वो याद है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो प्लीज़ इसमें और एक चीज़ आ जाएगी, फॉर्मूले याद करो। ईएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 चीज़ें हैं, ईएसई प्रीवियस ईयर एंड सीएसई प्रीवियस ईयर, दोनों में चीज़ें सेम ही है, क्योंकि ये दोनों की सिर्फ एग्जाम अलग अलग है। इनमें क्या करना है, तो सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, थियोरी को समझो। प्लीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, थियोरी को समझो, पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कंसेप्ट रिपीट होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पहले बार जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इन ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क कर दो, मतलब नेक्स्ट टाइम आप उन पे एक्स्ट्रा फोकस करोगे। डेरिवेशन को फिर से समझना है, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इग्नोर अननेसेसरी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस विच आर कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। यू विल फाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके सिलेबस के बाहर है, तो इनको छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, मतलब एकदम ही कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, कहाँ से उठा लिया कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दो यार। ईएसई के प्रीवियस ईयर्स में आपको ऐसे 10% क्वेश्चन मिलेंगे कि जो आपको कुछ भी लिंक नहीं है कि ये कहाँ से आया क्या आया, ठीक है। सीएसई प्रीवियस ईयर्स सेम चीज़ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, थियोरी को समझो, मार्क करो ट्रिकी क्वेश्चंस को, अंडरस्टैंड करो डेरिवेशंस को, एंड अगेन जो भी आउट ऑफ सिलेबस अननेसेसरी क्वेश्चंस है उन्हें आप छोड़ दो। सीएसई में सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको ऐसे 40% क्वेश्चन दिखेंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, जिनका सॉल्यूशन भी ऐसे बना दिया है कि बस सिर्फ आंसर निकालना है। तो ऐसे पे रिसर्च मत करो, छोड़ दो, ठीक है। इतना रिस्क फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। रेफरेंस बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक से हमें क्या क्या समझना है, प्लीज़ इस पे ध्यान देना है, क्योंकि रेफरेंस बुक मतलब नॉलेज का भंडार होता है। सबको पढ़ने जाओगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगी, रिसर्च नहीं करनी हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम निकालनी। तो कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ आए, कंसेप्ट जो नए हैं, कंसेप्ट जो नहीं समझ आ रहे हैं, किसी भी सोर्स से रेफरेंस बुक से पढ़ लो। स्टैंडर्ड लिस्ट रेफरेंस बुक की हमारे पेज पे है, जो भी टॉपर्स वगैरह हैं उन सब से मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। तो इस लिंक पे, इस पेज पे, फेसबुक पे है पेज, तो भाई इस पे जाओ, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लो। अगर आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस बुक की लिस्ट वगैरह है, आप पहले से फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करो। जिसके पास कुछ नहीं है यहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, नए कंसेप्ट या फिर ऐसे कंसेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहे, ठीक है, इन्हें आप रेफरेंस बुक से रेफ़र करो। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ईएसई सीएसई के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद, उसके बाद जो मेंस के जो नोट्स थे, इनमें से जो क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो इन एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल से करना चाहिए, आपने टाइम निकालो एंड कर लो, एटलीस्ट उनके एक एक टाइप का एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। रेफरेंस बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेफरेंस बुक आपको बेटर थियरी कंटेंट देते हैं। आप किसी भी और सोर्स से पढ़ोगे, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से पढ़ोगे, शायद उनमें थियरी इतनी अप टू द मार्क नहीं होगी, लेकिन रेफरेंस बुक में जो थियरी लिखी जाती है वो काफ़ी अप टू द मार्क होती है। तो इसको पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा वो, एंड पढ़ते ही आप उसे याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग यहाँ कैसी होनी चाहिए, इस बुक की तरह होनी चाहिए, एग्जैक्ट बुक की तरह नहीं होनी चाहिए। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ आगे, डोंट वरी।
बट इससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा एंड लाइन्स को, वर्ड्स को कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे से पता चलेंगी। ओके, रेफरेंस बुक का ये यूज़ है। तो मेरे ख्याल से 4 जो मैंने सोर्सेज दिए थे उनका क्या यूज़ करना है आपको पता चल गया है। अगर नहीं पता चला तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले लो एंड फिर से एक बार देख लो। मूविंग ऑन, तो ये पहला अपना 45 डेज़ का साइकिल जो है वो ख़त्म होता है यहाँ पे एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया है। रिवीजन एज इन ये सब चीज़ें, मतलब मैं रिवीजन में ही काउंट कर रहा हूँ, या फिर एक तरीके से फर्स्ट प्रिपरेशन आपका हो गया है जो काफ़ी बेसिक लेवल का है। बेसिक एज इन बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है एंड मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें कवर हो गई है। अभी आते हैं फर्स्ट 45 डेज़ होने के बाद नेक्स्ट 20 डेज़ में क्या करना है। यार रिवीजन के सिवा कुछ दूसरा अपने पास काम नहीं है। तो 20 डेज़ का एक रिवीजन साइकिल, 15 डेज़ का एक रिवीजन साइकिल एंड 10 डेज़ का एक एक्स्ट्रा साइकिल, ये तीनों हमें प्लान करना है। तो पहले 20 डेज़ मतलब 45 डेज़ में आपने पहला प्रिपरेशन कर लिया। उसके बाद वाले जो नेक्स्ट 20 डेज़ है उसमें क्या करोगे आप, आपके जो मेंस के नोट्स है उन्हें रीड करो, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का सॉल्व करो, ठीक है, एंड थ्योरी को फिर से पढ़ो। देखो मैं फिर से आपको थ्योरी को सिर्फ पढ़वा रहा हूँ क्योंकि याद करने से या रट्टा मारने से वो याद नहीं रहने वाली। नेक्स्ट 15 डेज़ का थोड़ा सा फास्ट साइकिल होगा। पहले जो आपने 45 डेज़ में किया था, यहाँ पे आप 20 दिन में कर रहे हो, सेम चीज़ आप 15 दिन में कर रहे हो, लेकिन आपका जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेम बट एलिमिनेट ऑल योर मिस्टेक। अभी तक जो मतलब इस साइकिल में या फिर पिछले वाले साइकिल में, इन दोनों साइकिल में जो मिस्टेक हुई है इनको एलिमिनेट करने के लिए ही ये 15 डेज़ का रिवीजन साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से परफेक्ट हो जाओगे क्योंकि यार 3 बार आपने एक ही चीज़ को पढ़ लिया है। मेरे ख्याल से अभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, एटलीस्ट आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो अच्छे से बन जाएगी। एंड लास्ट गाइज, एग्जाम के 10 दिन पहले क्या करना है। एग्जाम के 10 दिन पहले अभी हम फोकस करेंगे थ्योरी पे। अभी थ्योरी को एंड डेरिवेशंस को एक अच्छा टचअप दो, ठीक है। रिमेंबर सॉल्विंग टेक्निक्स, देखो सब कुछ मैंने क्रिस्टल क्लियर लिखा है। सॉल्विंग टेक्निक समझो, डेरिवेशन को लिख लो। यार याद करने से रट्टा मारने से नहीं होता, बेटर ये है कि डेरिवेशंस को लिख लो। तो मेमोराइज थ्योरी इन फॉर्म ऑफ स्टोरी के फॉर्म में उसे याद रखने का ट्राई करो। कंप्लीट अपनी लेमैन लैंग्वेज में उसे ले आओ, मतलब आप उसे याद करोगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, चलो कैविटेशन का एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कैविटेशन? तो कैविटेशन में चलो एक लिक्विड फ्लो है या फिर लिक्विड में यहाँ पे रख रहा हूँ, इसमें प्रेशर अगर ड्रॉप होता है एंड एक लिमिट तक अगर ये चला जाता है तो यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होता है। ये बबल फॉर्मेशन को हम कहते हैं कैविटेशन, ठीक है। इस कैविटेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं भाई? प्रेशर को हम इससे ज़्यादा रखेंगे, ओके। इसके बाद और भी कुछ मेजर्स है वो सब हम ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है, देखो मैं इनको सिंपल अपनी लैंग्वेज में हिंदी में इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या फिर उसे एक तरीके में इसे याद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों को सिर्फ आपको क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है, बस यही है। मेंस आंसर राइटिंग क्या होती है? मेंस आंसर राइटिंग यही है कि आपको आंसर को रियल रखना है। रियल रखना का मतलब क्या है यार? देखो सिंपल है, आंसर को रियल रखना है, इसका मतलब है वर्ड टू वर्ड चीज़ें नहीं होगी। जैसे बुक में दिया है, इसके बाद ये, उसके बाद वो, ऐसे नहीं करना है आपको। ट्राई करो यार कि आप आपके तरीके में उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको कैविटेशन बताया था, उसी को सिर्फ आपके तरीके में आप लिखो, इंग्लिश में लिखो, चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, यही इनफ है। एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे बुक में लिखा है वैसे याद करके लिखोगे, नहीं, उसको समझ जाएगा। जो आदमी आपका एग्ज़ाम का पेपर चेक कर रहा है वो काफ़ी नॉलेजेबल है, तो उसको समझ आता है कि इन्हें कंसेप्ट समझ आया है या फिर सिर्फ रट्टा मार दिया। तो वर्ड टू वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके तरीके में उसे लिखो। जितना आप प्रैक्टिकल लिखोगे, जितना एग्जाम्पल्स दोगे, उन्हें उतना अच्छा लगता है, ठीक है। तो बेस्ट वे टू राइट आंसर इज़ विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। वाइल सॉल्विंग नीटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ यार नीटनेस पे थोड़ा, अगर आपका हैंड राइटिंग घटिया है, डोंट वरी, हैंड राइटिंग देखने के लिए आपको या फिर हैंड राइटिंग से मार्क्स बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होती। नीटनेस होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इतना घटिया तरीके से लिखा है कि बंदा आपकी पर्सनैलिटी जज कर जाए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो नीटनेस इंपॉर्टेंट है एंड आंसर्स को रियल रखना। रियल कैसे रखेंगे? बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ये सिंपल 3 चीज़ों में आपको थियरी कैसे लिखनी है बता रहा हूँ। बाकी न्यूमेरिकल्स में स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सोच के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि एक बार अगर वो गलत हो गया तो आप कट करोगे तो नीचे लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो स्पेस मैनेजमेंट न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीटनेस, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये तीनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें गाइस आपको एक ही तरीके से पता चलेंगी बाय मीन्स ऑफ टेस्ट। तो जब आप खुद को टेस्ट करोगे तब मेरे ख्याल से आपको ये सबसे अच्छे से पता चलेगा। बाकी कोई भी टॉपर या फिर कोई भी दूसरा आदमी आपको कितनी भी एडवाइस दे दे कि ऐसा करो वैसा करो, ये सब चीज़ें आपको खुद से ही डेवलप करनी है। ये कैसे डेवलप होंगी? ये बाय मीन्स ऑफ टेस्ट ही डेवलप होंगी, ठीक है।
तो मैंने जो सजेशन मेरे तरफ से थे वो मैंने आपको दे दिए, एंड मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, देखो यार ये जो बंदा है इसको 12 मार्क्स में से 12 मिले, ये मेडीजी का जो टेस्ट सीरीज़ होता है उसमें का आंसर है ये, यहाँ 6 में से 4 मिले, ये काफ़ी आउटस्टैंडिंग स्कोर है। एंड ठीक कैसे किस तरीके से लिखा है, ठीक है, तो देखो नीटनेस आप देख सकते हो आंसर्स में, बॉक्स देख सकते हो, अंडरलाइन देख सकते हो, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका एकदम अच्छे से हैंड राइटिंग आ रहा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं, देखो ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन को कैसे लिखा है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में लिखा है, चीज़ों को सिंपल तरीके से लिखा है। लोगों को लगता है हैंड राइटिंग में अगर कोई गड़बड़ी हो गई या फिर आपने कुछ कट कुट कर दिया तो मार्क्स चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। देखो कमेंट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो आंसर को रियल रखने का ट्राई करो, आंसर में नीटनेस रखो, चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, यही चीज़ें बेसिक है गाइस। एंड आपने ऑब्वियसली स्पेस मैनेजमेंट सीखनी है। ये सब चीज़ें आपको कौन बताएगी, टेस्ट सीरीज़ बताएंगी। टेस्ट सीरीज़ पे आ जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन चल रहा है, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है कि हाउ टू गिव टेस्ट सीरीज़। एक वीडियो बन चुका है, काफ़ी व्यूज़ आ चुके हैं, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ देख लो। इंपॉर्टेंट इसका अपना बॉटम लाइन यही है कि भाई फुल प्रिपरेशन होने के बाद ही टेस्ट सीरीज़ दो, ठीक है, तो प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, उसी के बाद टेस्ट देनी है। लेकिन लोगों में एक्साइटमेंट इतनी होती है कि प्रिपरेशन नहीं करेंगे, टेस्ट पहला दे देंगे, कम मार्क्स आने फिर रोते हैं कि यार मेरा प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। पहला खुद को रेडी कर लो, उसके बाद टेस्ट फेस करना। 45 डेज़ का जो आपका शेड्यूल है उसमें आप पूरे रेडी हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी टेस्ट भी स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो कितनी टेस्ट देनी है, क्या टेस्ट देनी है, सभी कोचिंग क्लासेस के टेस्ट ज्वाइन कर लो, नहीं, एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट इनफ है, फुल लेंथ जो है 2 या 3 टेस्ट इनफ है। ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढो जो नॉमिनल कॉस्ट में मिलेगी। जनरली ये दोनों टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके साथ एक IAS मास्टर भी आता है, एंड अभी बहुत से अनअकैडमी वगैरह बहुत से प्लेटफॉर्म जुड़ गए हैं। मैंने पर्सनली इनका टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से फेस किया है, मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, लेकिन मैंने इनके जो फुल लेंथ वाले क्वेश्चंस थे या फिर फुल लेंथ वाली जो टेस्ट सीरीज़ थी वो दी थी। मुझे एस का बेटर क्यों लगा, क्योंकि वे सभी के क्वेश्चन पेपर जो है चेक करते हैं एंड अपलोड भी करते हैं विद कमेंट्स, जबकि मेडिजी या फिर बाकी लोग सिर्फ पहले 10 जो होते हैं उन्हीं के अपलोड करते हैं। तो आप पहले 10 में आ रहे हो तो आपको कमेंट्स पता चलेंगे कि आपने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एस वाले जो है वो सबका ही जो क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पेपर जो होगा उसमें कमेंट के साथ अपलोड कर देंगे, तो आपको पता चलता है कि मेरा कहाँ मार्क्स कट हुआ है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, बाकी इट इज़ अप टू यू, आपने जो भी ज्वाइन करनी है करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ज्वाइन करो। कितनी ज्वाइन करनी है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टेस्ट दे दो, बहुत है, फुल लेंथ का 2-3 दे दो, बहुत है, ठीक है। तो नॉर्मली पैकेज ही मिलता है, पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स इट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिवाय आप डायरेक्ट मेंस को नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर बैठे तो बहुत कम चांसेस है कि कुछ अच्छा बनेगा, क्योंकि यहीं पे आपको मैं कहूँगा कि 1000 चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होंगी कि मेरा यहाँ गलती हो गया, वहाँ गलती हो गया, एंड यहीं आपको दिन ब दिन इंप्रूवमेंट देंगी। ओके, चलो लास्ट डे, वीडियो ख़त्म हो रहा है। लास्ट डे पे क्या करना है, देखो लास्ट डे पे आपको ऐसे फील होगा कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, मुझे कुछ सॉल्व करना नहीं आता, मेरी हैंड राइटिंग बहुत घटिया है, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत घटिया है। लेकिन गाइज खुद पे ट्रस्ट रखनी है आपको, ट्रस्ट योर ब्रेन। ये चीज़ें मैंने, ये ट्रस्ट योर ब्रेन वाला जो कंसेप्ट है मैंने 10 बार बता दिया है आई गेस सबको। तो ट्रस्ट योर ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये साइकिल फॉलो किया है, 45 डेज़ में आपने इन डेप्थ रिवीजन किया है, 20 डेज़ में स्पीडी रिवीजन किया है, 15 डेज़ में आपने लास्ट रिवीजन है उसे कर लिया है, 10 डेज़ में आपने थ्योरी डेरिवेशंस ये कर लिए, तो गाइज आपको कोई हरा नहीं सकता। अभी आप कंप्लीटली रेडी हो, इसके साथ आपने टेस्ट भी दी है, तो बस ये जो चीज़ें, ये जो फीलिंग आनी जो है वो क्वाइट नॉर्मल है। मुझे भी लग रहा था, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने प्रिपरेशन किया है अच्छे से, तो मैं खुद के ब्रेन पे ट्रस्ट करूँगा। एंड लेट मी टेल यू, रिजल्ट ये आएगा कि आपका जो ब्रेन है वो जो आपके 6 आवर्स होंगे एग्जाम के, उसमें आपको रिजल्ट देगा। चीज़ें भूलेंगे नहीं, चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। आई होप सबको ये समझ आया। सो ये छोटा सा वीडियो था हमारा ऑन मेंस प्रिपरेशन। जिसे भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इन फ्यूचर भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।